ऑक्सीलेटर सर्किट के बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। उसके अंतर्गत मैंने रिजोनेंट ऑक्सीलेटर या फिर एलसी ऑक्सीलेटर स्टार्ट किया था, जिसको ट्यून सर्किट ऑक्सीलेटर भी बोल सकते हैं, रिजोनेंट ऑक्सीलेटर भी बोलते हैं, या फिर उसी को अदर टर्म में हम एलसी ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो एलसी ऑक्सीलेटर जो होता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एलसी ऑक्सीलेटर में फीडबैक जो नेटवर्क होता है बेसिकली रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, और रिएक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर जैसे रिएक्टिव कंपोनेंट को ही एलसी ऑक्सीलेटर सर्किट में हम उसको फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिक एलसी जो ऑक्सीलेटर होता है या फिर कोई भी ऑक्सीलेटर हो, हर एक ऑक्सीलेटर सर्किट में दो चीज रहेंगे। एक जो है वो एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर जनरली हम एक्टिव डिवाइसेस को, जैसा कि ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर नॉर्मल जो पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है, इन एक्टिव डिवाइसेस को ही हम ऑक्सीलेटर सर्किट में हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एम्पलीफायर जो होता है बेसिकली किसी ऑक्सीलेटर में एम्पलीफायर जनरेटेड सिग्नल की एम्पलीट्यूड को डिसाइड करता है कि उस जनरेटेड सिग्नल की एम्पलीट्यूड क्या होगा। बट ऑक्सीलेटर के केस में जनरेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होता है, जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फीडबैक नेटवर्क में यूज्ड एलिमेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो अपन देख लेते हैं बेसिक एलसी ऑक्सीलेटर। मैं एक यहाँ पर एक बना रहा हूँ सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम है। सपोज ये आपका एम्पलीफायर स्टेज है, यहाँ पर मैं इसको इन्वर्टिंग मोड में यूज़ कर रहा हूँ, समझो। ठीक है, तो इन्वर्टिंग मोड सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ये एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम नहीं है। ये एम्पलीफायर हो गया। आप सभी लोग ब्लॉक डायग्राम देखे ही होंगे कि किसी एम्पलीफायर का आउटपुट जो होता है वो फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह जाता है, और फीडबैक जो नेटवर्क जो रहता है उसकी जो आउटपुट है वो एम्पलीफायर स्टेज में इनपुट की तरह जाता है। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं, पहले सर्किट बना देते हैं। Z2 ले लेते हैं, Z1 Z2 एंड Z3। Z1 Z2 एंड Z3 का जो कॉम्बिनेशन है, Z1 Z2 एंड Z3 का जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली क्या बनाता है, फीडबैक नेटवर्क बनाता है। बेसिकली ये फीडबैक नेटवर्क का जो कंपोनेंट होता है रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर जैसे एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आपका क्या है, एक बेसिक एलसी ऑक्सीलेटर है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, एलसी ऑक्सीलेटर सर्किट, एलसी ऑक्सीलेटर सर्किट के बारे में। क्योंकि इसी कंसेप्ट को मैंने यूज़ करके हार्टले और कोलपिट बताया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट को एक क्लास में ले लेता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि वो हार्टले और कोलपिट का कॉन्सेप्ट किधर से आया। ठीक है, तो ये आपका ओपैम्प है। ओपैम्प जैसे या फिर फैट जैसे या फिर किसी ट्रांजिस्टर जैसे एक्टिव कंपोनेंट को हम इसमें एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं। करेंटली इस सर्किट में एम्पलीफायर जो है वो इन्वर्टिंग मोड में यूज़ हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर जो है वो क्या करेगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्टर इंट्रोड्यूस करता है। एम्पलीफायर के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेज शिफ्टर कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। ठीक है, ये Z1 Z2 एंड Z3 का जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली आपका ये फीडबैक जो नेटवर्क है, जिसमें Z1 के क्रॉस जो डेवलप्ड जो वोल्टेज होगा, Z1 के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है वो फीडबैक वोल्टेज कहलाएंगे। और इस डेवलप्ड फीडबैक वोल्टेज को हम एम्पलीफायर में किसकी तरह दे रहे हैं, इनपुट की तरह। तो ये एम्पलीफायर का आउटपुट है, एम्पलीफायर का आउटपुट फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह, और फीडबैक नेटवर्क से जनरेटेड आउटपुट है वो एम्पलीफायर में इनपुट की तरह। ऐसा ब्लॉक डायग्राम में हमने पढ़ा है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर जो यूज्ड एम्पलीफायर जो होता है, एक्टिव जो डिवाइसेस होता है, जनरली हम ऐसे एम्पलीफायर सर्किट का यूज़ करते हैं जिसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आइडियली इनफाइनाइट। मान लीजिए मैं यहाँ पर ओपैम यूज़ किया हूँ, ओपैम एम्पलीफायर यूज़ किया हूँ। यहाँ पर किसको यूज़ किया हूँ, ओपैम को एम्पलीफायर की तरह। तो ओपैम जो एम्पलीफायर होता है उसकी इनपुट जो इम्पीडेंस होती है, इनपुट इम्पीडेंस जो होती है वो आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आइडियली क्या होता है ये, इनफाइनाइट। तो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आइडियली इनफाइनाइट होता है। आइडियल इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होने के कारण इसके इनपुट पे फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो। यहाँ पर ओपैम यूज़ किया हूँ, तो ओपैम जैसे एक्टिव डिवाइसेस को यहाँ पर एम्पलीफायर की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस आइडियली इनफाइनाइट होता है, प्रैक्टिकली वेरी वेरी लार्ज इन रेंज ऑफ मेगा ओम। तो आइडियल की बात करूं तो उसकी इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा, और हम जानते हैं कि जिस भी सर्किट का इम्पीडेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होंगे, ऑलवेज उस सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू क्या होंगे, जीरो होंगे। तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट टर्मिनल की ओर फ्लो होने वाले करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब जो कि यहाँ पर ओपैम है उसकी इनपुट इम्पीडेंस वेरी वेरी लार्ज होता है। लार्ज इनपुट इम्पीडेंस होने के कारण उसके इनपुट करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सपोज मैं इस ओपैम को एक इक्विवेलेंट सर्किट में अगर रिप्लेस करना चाहूँ, तो इक्विवेलेंट सर्किट वोल्टेज एम्पलीफायर है ये, इसकी इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो क्या होगा, इस टाइप से होंगे। आप फीडबैक नेटवर्क में पढ़े हैं पिछले क्लास में, और जो नहीं पढ़े हैं वो फीडबैक नेटवर्क का क्लास लूँगा, क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो फिलहाल ये समझ लो कि ये कहाँ से है, मैं कैसे ड्रॉ करते हैं सब चीज़ बताऊँगा मैं उसमें। ए वी इंटू वी आई आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ए वी इंटू वी आई, और ये क्या हो जाएगा, ये आर नॉट। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो सेक्शन है ये आउटपुट स्टेज की इक्विवेलेंट सर्किट है, क्योंकि इनपुट जो करंट है उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, तो हम आउटपुट सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये आउटपुट इक्विवेलेंट आर नॉट है, वो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का खुद का आउटपुट रेजिस्टेंस है, ए वी उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है, और ये वी आई जो है उसका क्या है, इनपुट है। वी आई किसका इनपुट है, यहाँ पर इनपुट। मान लीजिए मैं इसको ए दे देता हूँ, सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस विल बी बी पॉइंट, सो वोल्टेज एट इनपुट विल बी वी आई। तो इस वी आई इनपुट को एम्पलीफाई करता है, तो जिस गेन से ये एम्पलीफाई करता है उस गेन को इसका वोल्टेज गेन बोलेंगे। तो यहाँ पर उसको ए बी से शो किया हूँ, वी आई, हियर वी आई इज नथिंग बट इट इज अ एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज के फॉर्म में क्या है, फीडबैक वोल्टेज। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये किधर कनेक्टेड होंगे, यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क में। एम्पलीफायर का आउटपुट फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह, और फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है वो एम्पलीफायर में इनपुट की तरह। ठीक है, तो इसी को ड्रॉ कर लेते हैं अपन। चलो ड्रॉ कर लेते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूँगा, तो इस Z3 माना हूँ, जीट को Z3 माने उसको Z3 ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये Z1 हो जाएगा। अब फिर इसके साथ में पैरेलल में क्या होता है, एक Z2। तो हमेशा के लिए याद रख लो कि कोई भी बेसिक एसी ऑक्सीलेटर हो उसमें 3 रिएक्टिव कंपोनेंट रहेंगे, जिसमें से 2 रिएक्टिव कंपोनेंट का बीच है उसको हम क्या किए रहेंगे, ग्राउंडेड किए रहेंगे, और इन दोनों के बीच का जो है उसके क्रॉस जो टर्मिनल है वो कहाँ जा रहेगा, ओपैम के इनपुट में, ए पॉइंट में गया है, ऐसा ए पॉइंट में गया है। और इसके क्रॉस Z1 के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ है, ये डेवलप्ड वोल्टेज क्या कहलाएगा, ये VF वोल्टेज कहलाएंगे। चूँकि आप सबको पता है कि ओपैम ही एम्पलीफायर की तरह यूज़ हो रहा है, तो आइडियली उसकी इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होती है, इस कारण उसमें फ्लो होने वाला इनपुट करंट की वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो। तो मैंने इसके आउटपुट सेक्शन बस को इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया।
तो हर एक बेसिक एसी ऑक्सीलेटर है उसका फीडबैक नेटवर्क 3 रिएक्टिव कंपोनेंट से बना रहेगा। तीन रिएक्टिव कंपोनेंट, एक को Z1 दे दिया हूँ, Z2 दे दिया हूँ, Z3। इनमें से कोई भी आपका कैपेसिटर और कोई भी आपका इंडक्टर हो सकता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, चलो इसकी एम्पलीफायर स्टेज को हम एनालिसिस करते हैं। अब चूंकि हमने बताया कि इस ओपैम जो यूज हुआ है उस ओपैम एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट होता है, और इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होने के कारण उसमें कोई भी इनपुट करंट का फ्लो नहीं होगा। तो उस केस में इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रॉ करेंगे तो इक्विवेलेंट जो सर्किट जो बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। चलो इसके आउटपुट सेक्शन का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर दे रहा हूँ फिर से R0। तो अब देखो यहाँ पर मैंने करंट की वैल्यू को 0 लिया। क्यों करंट की वैल्यू 0 लिया? क्योंकि ये पर्टिकुलर जो करंट है वो ओपैम के इनपुट पे फ्लो होने वाला करंट है, और ओपैम का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होने के कारण उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कोई भी करंट का फ्लो नहीं होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, Z1 और Z3। तो Z1 और Z3 दोनों सीरीज में दिखाई देंगे। ये यहाँ पर कोई वायर का कोई मतलब ही नहीं है, वायर को डिस्कनेक्टेड मान लो, तो उस केस में Z1 और Z3 क्या होगा, सीरीज में दिखाई देंगे। और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या होगा, पैरेलल। कब? जब इसमें इसके इनपुट में कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा तब। तो सपोज इस कंप्लीट सर्किट के इम्पीडेंस को मैं लोड इम्पीडेंस कंसिडर कर दूं और उसकी इम्पीडेंस को मैं ZL से क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो उस केस में इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, AV इंटू क्या होंगे VI, और ZL के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज क्या होगा V0। तो मैं इस कंप्लीट फीडबैक नेटवर्क की इम्पीडेंस को लोड इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया। कब रिप्लेस किया, क्यों रिप्लेस किया, कि क्योंकि ओपैम का आइडियली इनपुट इम्पीडेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है। इनपुट इम्पीडेंस आइडियली इनफाइनाइट होने के कारण उसके इनपुट सर्किट में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जब करंट I की वैल्यू 0 होंगे तो उस पर्टिकुलर केस में Z1 और Z3 जो इम्पीडेंस है दोनों सीरीज में अपीयर हो जाएगा, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है Z2 के साथ क्या दिखाई देगा, पैरेलल। तो सपोज इसके कंप्लीट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को मैं लोड इम्पीडेंस ZL से रिप्लेस कर दूं, और ZL से रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर एक सर्किट बनेगा, उसकी इक्विवेलेंट सर्किट फिर से ड्रॉ किया। तो यहाँ पर V0 है, मुझे आउटपुट वोल्टेज चाहिए। मैंने इसके इनपुट सेक्शन को हटा दिया, आउटपुट के एनालिसिस कर रहा हूँ, एम्पलीफायर स्टेज का एनालिसिस चल रहा है। हियर ZL विल बी व्हाट, ZL का वैल्यू क्या होगा, ZL है वो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन विथ पैरेलल Z2। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ Z1 एंड Z3 इन पैरेलल विथ क्या हो जाएगा, Z2। ठीक है, ZL का वैल्यू तो पैरेलल में क्या होता है, चाहे इम्पीडेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे रिएक्टेंस हो, उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। और इम्पीडेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी एसी सर्किट में करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी है, उसी को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 होल डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस क्या हो जाएगा, ये Z3 हो जाएगा। ये टोटल इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस होगा। अब मुझे इस सर्किट से V0 चाहिए, सर्किट से V0 की वैल्यू चाहिए, सर्किट से V0 की वैल्यू चाहिए। ये वोल्टेज पता है, ये चाहिए। तो यहाँ पर एक रजिस्टर R0 है, दूसरा इम्पीडेंस है वो ZL है, दोनों सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। तो जब भी किसी सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ में अगर दो एलिमेंट है सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो, तो वहाँ पर अगर हमें किसी एलिमेंट पर वोल्टेज निकालना है तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल का फॉलो करते हुए हम आसानी से वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल का जब अप्लाई करोगे तो V0 आउटपुट जो वोल्टेज V0 इक्वल टू क्या होगा, दिस वोल्टेज सोर्स विल बी
as a source voltage. Here we have to find the voltage of V naught which will be voltage across ZL. ZL के across voltage है, मुझे यहाँ का voltage निकालना है, ये voltage पता है, तो दिस voltage, ये voltage क्या है अभी, क्या है इसका साइन ले लेते हैं, तो साइन क्या है इसका माइनस ए वी इंटू वी आई, ए वी इंटू क्या होगा वी आई होगा, इंटू उसका उसका इम्पिडेंस जहाँ पर हमें वोल्टेज निकालना है, तो जेड एल के क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल इम्पिडेंस। तो सर्किट में दो ही चीज़ है, एक आर नॉट प्लस क्या होगा ये जेड एल। मैं यहाँ पर नेटवर्क थ्योरी का, नेटवर्क एनालिसिस का क्या अप्लाई किया, वोल्टेज डिवाइडर रूल। सोर्स वोल्टेज यहाँ पर माइनस ए वी इंटू वी आई है, इंटू इम्पिडेंस ऑफ दिस ब्रांच, कौन से ब्रांच का, जहाँ का वोल्टेज निकालना है उस ब्रांच का इम्पिडेंस, तो जेड एल के क्रॉस निकाल रहे हैं इसलिए जेड एल, डिवाइडेड बाई सर्किट का टोटल इम्पिडेंस। तो सर्किट का टोटल इम्पिडेंस बोलो चाहे रेजिस्टेंस बोलो चाहे रिएक्टेंस बोलो, एसी की बात आता है तो सबको इम्पिडेंस बोलते हैं। तो वी नॉट इक्वल टू माइनस ए वी इंटू वी आई इंटू जेड एल डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस जेड एल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, दोनों साइड वी आई का डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वी आई, तो वी आई का डिवाइड करूँगा तो ये वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या वी आई हो जाएगा, इधर का वी आई कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा माइनस ए वी इंटू जेड एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये आर नॉट प्लस क्या हो जाएगा जेड एल। क्लियर हुआ। अब ये वी नॉट है उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज है, वी आई उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज है। तो किसी भी एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज और उस एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज गेन बोलेंगे या फिर गेन ऑफ एम्पलीफायर। नाउ दिस गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए एंड कैपिटल ए विल बी माइनस ए वी इंटू जेड एल डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस जेड एल, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ए है वो गेन ऑफ एम्पलीफायर है, ए वी उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का खुद का गेन है, उसके खुद का। ए जो है वो किसके वजह से गेन है, जब हम उसमें एक्सटर्नल इनपुट वी आई अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण गेन है, तो वो गेन ऑफ एम्पलीफायर है कैपिटल ए वी कांस्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो वेयर ए इज द गेन ऑफ एम्पलीफायर स्टेज का गेन है। अब फीडबैक नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं, चलो फीडबैक नेटवर्क है। अब फीडबैक नेटवर्क को कटिंग करके अलग कर लेते हैं, ऐसा यहाँ से, ये देखो यहाँ से, ठीक है। अभी मैं एम्पलीफायर स्टेज का एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकाल लिया, अब मैं फीडबैक नेटवर्क का फीडबैक गेन फैक्टर निकालूंगा, तो ये वाले स्टेज को एनालिसिस करूंगा। नाउ वी एनालाइज अबाउट फीडबैक स्टेज, ठीक है। तो फीडबैक स्टेज का एनालाइज करता हूँ मैं, फिर से ड्रा कर लेता हूँ। ये इम्पिडेंस को क्या लिया था मैं Z3, इस वाले इम्पिडेंस को क्या लिए थे अपन Z1, और इस वाले इम्पिडेंस है उसको क्या लिए थे अपन Z2, और इन दोनों का जंक्शन है वो क्या है ग्राउंडेड। यहाँ से क्या एक टर्मिनल निकला है, इसको हमने प्लस और ये माइनस, इसको क्या लिया था VF फीडबैक वोल्टेज, ठीक है। और ये वाला जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा V नॉट, और V नॉट किसके किसके बीच, ये प्लस और ये ग्राउंडेड के बीच है, समझो मतलब इसके और इसके बीच है, ये V नॉट है, ठीक है। अब हम फीडबैक नेटवर्क का एनालाइज कर रहे हैं, तो फीडबैक सेक्शन को एनालाइज करेंगे तो फीडबैक नेटवर्क की ओर चलेंगे, तो फीडबैक सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो वी नॉट पता है, आप सबको पता है कि एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो फीडबैक नेटवर्क के लिए इनपुट की तरह, और फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है वो एम्पलीफायर के लिए इनपुट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वी एफ चाहिए, वी नॉट पता है समझो, तो वी नॉट है वो इस फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह काम कर रहा है। ये वी नॉट कहाँ से है, एम्पलीफायर से, तो एम्पलीफायर का आउटपुट है वो फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह, तो अभी ये इनपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब इस Z1 के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो आपका एम्पलीफायर में इनपुट की तरह ट्रीट करेगा। तो मुझे VF निकालना है, वी नॉट दिया है, तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, वी नॉट दिया है, यहाँ पर ये दोनों आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज का डिवीज़न होगा, मुझे Z1 के क्रॉस वोल्टेज चाहिए और Z1 के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या है VF,
तो वी एफ ही निकालना है। मुझे इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज वी नॉट पता है, तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है, कुछ अमाउंट में वोल्टेज यहाँ और कुछ अमाउंट में वोल्टेज यहाँ। तो बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल, बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम देखते हैं, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से वी एफ निकालना है हमें, फीडबैक वोल्टेज चाहिए। तो सोर्स वोल्टेज मतलब जिस वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है, ये वोल्टेज सोर्स वोल्टेज की तरह एक्ट कर रहा है, और इसी वोल्टेज का डिवीजन कुछ अमाउंट में यहाँ और रिमेनिंग में यहाँ पर है। तो वी नॉट सोर्स वोल्टेज इनटू इम्पीडेंस ऑफ दैट ब्रांच वेयर वी आर कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग द वोल्टेज। तो कहाँ पर हम वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, Z1 के क्रॉस, तो इसी का इम्पीडेंस, तो वी नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ये Z1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सर्किट का इम्पीडेंस, तो Z1 प्लस Z3, जहाँ पर वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है उसका इम्पीडेंस लेना है। यहाँ पर Z1 और Z3 के बीच में वोल्टेज डिवीजन हो रहा है, इसको नहीं लिखना है। क्लियर हुआ, तो Z1 प्लस Z3, तो जिस नेटवर्क में वोल्टेज डिवीजन हो रहा है उसी का इम्पीडेंस होगा। तो सोर्स वोल्टेज इनटू इम्पीडेंस ऑफ दैट ब्रांच वेयर वी आर कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग द वोल्टेज, तो Z1 के क्रॉस वोल्टेज है इसका, उसका इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस, तो Z1 प्लस Z3। तो टोटल इम्पीडेंस में कौन कौन सा इम्पीडेंस काउंट होगा, जिस ब्रांच में वोल्टेज का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो जिस पर्टिकुलर ब्रांच में वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है उसी पर्टिकुलर ब्रांच में ही हम क्या निकालेंगे कि उसी के इम्पीडेंस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम क्या कर देते हैं, वी नॉट से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाय वी नॉट, वी नॉट से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, वी नॉट से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या होगा, वी एफ डिवाइडेड बाई वी नॉट होगा, और इधर का क्या हो जाएगा, ये Z1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये Z1 प्लस क्या हो जाएंगे, ये Z3। मैंने दोनों तरफ को किससे डिवाइड कर दिया, वी नॉट से डिवाइड कर दिया, तो वी एफ बाई वी नॉट, दोनों तरफ को हमने वी नॉट से। अब देखो हमने जब ऑक्सीलेटर का डेरिवेशन किया था मैथमेटिकल, उसकी ब्लॉक डायग्राम डिस्कशन किया था, तो फीडबैक वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की रेशियो को फीडबैक गेन फैक्टर बोलते हैं, और फीडबैक गेन फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस क्या हो जाएगा, ये Z3 हो जाएगा। ये फीडबैक गेन फैक्टर हो गया। ठीक है, वी एफ बाई वी नॉट का रेशियो को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बीटा क्या होता है, फीडबैक गेन फैक्टर ऑफ फीडबैक नेटवर्क। मतलब फीडबैक गेन फैक्टर ये डिसाइड करता है कि आउटपुट के कितने पोर्शन को वापस इनपुट के रूप में हमें दिया जाना है, वो डिसाइड होता है बीटा के द्वारा। अब बीटा का कोई यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशन लेस पैरामीटर है, और बीटा की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। क्लियर हुआ, तो लेस देन 1 होता है। ठीक, अब जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेप जब लेक्चर शुरू किया था इस टॉपिक के बारे में, तो ये लिया था ये वाले सीट, इस सीट में हमने बताया था कि ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर करेंटली यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इन्वर्टिंग मोड में। तो जब भी कोई एम्पलीफायर इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट करेगा वो ऑलवेज 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसके द्वारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये 180 डिग्री करेगा, तो अगर ये भी 180 डिग्री कर ले तो 180 प्लस 180 इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। तो जब इस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पे टोटल फेज शिफ्ट की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, या फिर 360 डिग्री हो जाएंगे, या फिर इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर केस में ये प्रॉपर सिग्नल का ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देगा। तो ओपैम्प एम्पलीफायर इन्वर्टिंग मोड में है, तो ये 180 डिग्री का इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको भी कितना इंट्रोड्यूस होना चाहिए, 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट का इंट्रोडक्शन तभी करेगा जब इसके फीडबैक गेन फैक्टर की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव साइन ही क्या होगा, क्या प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड 180 डिग्री फेज शिफ्ट बाय फीडबैक नेटवर्क, बाय फीडबैक
नेटवर्क, तो फीडबैक नेटवर्क के द्वारा 180 डिग्री की फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होने के लिए कि फीडबैक गेन फैक्टर की वैल्यू को क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो फीडबैक गेन फैक्टर की वैल्यू निगेटिव होगा तभी ये -1Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस क्या हो जाएगा ये Z3। अब ये फीडबैक जो नेटवर्क है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीटा है, ये वाला इक्वेशन बीटा मान लिया जाए। इस वाली इक्वेशन को मैं अपने तरफ से इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, गेन ऑफ एम्पलीफायर है। अब ये फीडबैक गेन फैक्टर ऑफ फीडबैक नेटवर्क हो गया, सपोज 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, ओवरऑल गेन निकालना है। ओवरऑल गेन मतलब कोई भी ऑक्सीलेटर के उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पे ओवरऑल गेन। तो कोई भी फॉर overall gain, so overall gain around closed loop path, around closed loop path is given by a बीटा, a इंटू बीटा से शो होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पे हमने जब डेराइवेशन पढ़ा था तो एम्पलीफायर का गेन और फीडबैक नेटवर्क का गेन फैक्टर का प्रोडक्ट है, उसको क्लोज लूप पाथ पर ओवरऑल गेन बोलते हैं। और ओवरऑल गेन इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बीटा। अब यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, तो ए का वैल्यू क्या निकाले थे, ए वी इंटू जेड एल डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस जेड एल। ये ए का वैल्यू हो गया, बीटा का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो माइनस ए बीटा उस क्लोज लूप पाथ पे ओवरऑल गेन माइनस ए बीटा। अब ए का वैल्यू ये हो गया, बीटा का वैल्यू क्या निकाले थे अपन, Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3 ऐसा निकाले हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर ZL का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ZL का वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, ZL का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, देख लो ये वाला, यही ZL है। Z1 प्लस Z3, Z1 और Z3 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, वो Z2 के साथ क्या है, पैरेलल है। तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए वी इंटू Z1 डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस जेड, अच्छा ZL का वैल्यू ही रखना है ना, आर नॉट प्लस ZL का वैल्यू क्या रखना है, Z1 प्लस ZL का वैल्यू रख देते हैं। ZL का चल छोड़ो, एक और स्टेप इसी को बार फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, Z1 प्लस ये ZL होगा Z3, एक बार और लिख दिया हूँ इसको और कुछ नहीं किया। माइनस ए वी इंटू Z1 ZL का वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3, दोनों का सीरीज़ है वो Z2 के साथ पैरेलल होगा ऐसा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये हो गया। अब डिनोमिनेटर का आर नॉट, ZL क्या होगा फिर से, Z1 और Z3 का सीरीज़ है वो Z2 के साथ क्या होगा, पैरेलल। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये हो गया इतना, और इंटू Z1 प्लस क्या होगा Z3। यहाँ पर सिंपल मैं ZL का वैल्यू रख दिया, इक्वेशन में ZL का वैल्यू रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ए इंटू बीटा का वैल्यू है, ये भी माइनस ए इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है,
अब इस इक्वेशन में हम Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग यहाँ पर Z1 ZL की वैल्यू बस रखा हूँ। डिवाइडिंग न्यूमरेटर, अंश को न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड करूँगा, Z1 प्लस Z3 होल डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से डिवाइड करेंगे, तो अंश को इतने वाले चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं और हर को भी उतने से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अंश का इतना है वो कैंसिल हो जाएगा, वैसी हर का यहाँ पर ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ का कैंसिल हो जाएगा बट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो चलो अब लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस a इंटू बीटा, ये हो जाएगा अंश को डिवाइड करूँगा क्या होगा, माइनस AB इंटू Z1 और Z2 बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। मैं सीधा लिख दे रहा हूँ भाई, आप लोग लिखते रहिएगा। अब R0 को ही इतने से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पर ये R0 भी उतने से ही डिवाइड होगा, इतने से। तो R0 को इतने से जब डिवाइड करोगे तो ये न्यूमरेटर है वो R0 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर का R0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो R0 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3। अब ये R0 का हो गया। अब ये है इतने से डिवाइड करोगे तो कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, इंटू है ये Z2 बचेगा, तो प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस Z2। अब इतना का पूरे के साथ ये Z1 प्लस Z3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3 हो जाएंगे। ये हो गया, रख दिया मैं माइनस AB की वैल्यू। ठीक है, अब इसको और साल्व कर लेते हैं अपन। ठीक, तो और साल्व करेंगे तो क्या होगा, अब ये ब्रैकेट के बाहर वाले को इस पूरे के साथ गुना कर दो, इसका पूरे के साथ गुना है तो ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो। माइनस ए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस AB इंटू Z1 Z2 होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, Z1 प्लस Z3 से गुना करोगे ब्रैकेट का बाहर वाले को अंदर लाके, तो Z1 प्लस Z3 और ये Z1 प्लस Z3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, R0 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 बचेगा। ठीक है, ये आपका माइनस ए बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने अभी बताया था जब लिया था, तो कि ये Z1 और Z2 और Z3 का कॉम्बिनेशन है, बेसिकली आपका फीडबैक नेटवर्क है। और ये Z1 Z2 Z3 जो होता है रिएक्टिव एलिमेंट होता है। रिएक्टिव एलिमेंट दैट मीन्स वो इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक है, इंडक्टर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वो कैपेसिटर भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे दूं, मान लिया जाए वेयर ठीक है Z1 Z2 एंड Z3 इज reactive element, so Z1 will be what, Z1 is represented by JX1, X1 इसकी रिएक्टेंस वैल्यू है, Z1 है रिएक्टिव कंपोनेंट के लिए, Z2 सेकेंड कंपोनेंट की रिएक्टिव ZX2 से रिप्लेस कर देता हूँ, और थर्ड नंबर को Z3 को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, ZX3 से, JX3। तो Z1 फर्स्ट कंपोनेंट का इम्पिडेंस है, Z2 सेकेंड कंपोनेंट का इम्पिडेंस है, Z3 थर्ड कंपोनेंट का इम्पिडेंस है। तो तीनों कंपोनेंट को हम रिएक्टेंस के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं।
तो ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में Z1, Z2 और Z3 की जो वैल्यू है उसके जगह में JX1, JX2 और JX3 अपन रख देते हैं। ठीक है, तो रखने से क्या होगा, माइनस ए बीटा, तो माइनस ए बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए बी। Z1 की वैल्यू क्या है, JX1। ठीक है, Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, JX2। रिएक्टेंस को मैंने, इम्पिडेंस को रिएक्टेंस के फॉर्म में, क्योंकि वो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है तो उसको रिएक्टेंस के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। फिर ये R0, तो R0 ही रहेगा ये Z1 मतलब JX1, Z2 मतलब JX2, Z3 मतलब JX3, और यहाँ पर फिर Z2 मतलब क्या होगा, JX2, Z1 JX1, Z3 JX3, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ए बीटा और माइनस ए बी, माइनस ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो J और J का मल्टीप्लाई होगा तो J स्क्वायर हो जाएगा, और J स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ए बी, और इंटू x1, और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, ये सभी से J निकाल दो बाहर, सभी से J बाहर निकाल दो, तो सभी से J बाहर निकालोगे तो J R0 होंगे। अंदर क्या बचेगा, x1, यहाँ पर क्या बचेगा, x2, यहाँ पर क्या बचेगा, x3 बचेंगे। ठीक है, यहाँ से J कॉमन निकाल लो दोनों से J, तो J और बाहर का J क्या होगा, गुना होगा, मल्टीप्लाई होंगे, तो J और J का क्या होगा, J स्क्वायर हो जाएंगे, और J स्क्वायर का मतलब होगा क्या होगा, माइनस, तो माइनस x2, अंदर क्या बचेगा, x1 प्लस क्या बचेगा, ये x3 बचेंगे, ये ऐसा बचेगा। ठीक है, J को बाहर निकाला तो बाहर वाले J से मल्टीप्लाई हुआ, बाहर वाले J से मल्टीप्लाई होंगे तो J स्क्वायर हो जाएगा, और J स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा, वो -1 रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ए बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी x1 इंटू x2 होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा J R0 x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, माइनस x2 इंटू x1 प्लस क्या हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा। वही सेम लिखा हूँ मैं उसको। अब क्या होता है कि ओवरऑल गेन है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका 180 डिग्री के फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होने के लिए, कंप्लीट उस क्लोज पाथ में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर के इमेजिनरी पार्ट को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट पाथ पे देखो 360 डिग्री का फेज शिफ्ट अगर इंट्रोड्यूस होना है, मान लिया जाए 360 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होना है, तो क्या होना चाहिए, अगर ये आपका उस ओवरऑल क्लोज पाथ पे 360 डिग्री होना चाहिए, इंडिविजुअल एम्पलीफायर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करे, इंडिविजुअल फीडबैक नेटवर्क भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करे, तो कंप्लीट उस एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क से इंट्रोड्यूस्ड फेज शिफ्ट कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ओवरऑल 360 डिग्री के फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस तभी होंगे जब इसके ओवरऑल क्लोज लूप गेन के डिनोमिनेटर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। सो टू प्रोवाइड अ overall 360 degree phase shift around this closed loop path, the imaginary part of denominator should equals to 0. So x1 plus x2 plus x3 इक्वल्स टू 0। तो ये कंप्लीट पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी तक मैंने जो नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट हार्टले और कोलपिट जो ऑक्सीलेटर लिया था, हार्टले और कोलपिट जो ऑक्सीलेटर है उसमें मैंने x1 और x2 प्लस x3 की वैल्यू को 0 इसीलिए लेता था। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैंने वहाँ पर ये बोला था, जब हार्टले और कोलपिट लिया था तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने ये बोला था कि वो जो ऑक्सीलेटर है वो प्रॉपर सिग्नल का जनरेशन तभी करेंगे जब उस ऑक्सीलेटर के क्लोज लूप फीडबैक नेटवर्क का क्लोज लूप पाथ का ओवरऑल फेज शिफ्ट है उसको क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए कंप्लीट पाथ के लिए,
और प्रॉपर ऑक्सीलेशन के लिए उसके फीडबैक नेटवर्क का टोटल रिएक्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैं टोटल रिएक्टेंस को 0 लेता था ना, वो यहीं से लेता था, अब समझ जाओ, ठीक है। तो जब तक इसके ओवरऑल क्लोज लूप गेन के डिनोमिनेटर का इमेजिनरी पार्ट है वो 0 नहीं होगा, तब तक उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पे 360 डिग्री एंगल का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। और जब तक 360 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक वो सिग्नल का जनरेशन स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो प्रॉपर ऑक्सीलेशन पर्पस the imaginary part of the overall gain factor should equals to 0. so x1 plus x2 plus x3 equal to 0। तीनों को मैं क्या कर दिया, तीनों के समेशन को 0। अब इसकी वैल्यू को जैसे ही 0 पुट करोगे ऊपर वाला वैल्यू क्या आ जाता है उसको देख लेते हैं। उसकी वैल्यू को 0 कर डालो तो ए वी इंटू क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2, ये पूरा 0 होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस x2, x1 प्लस क्या हो जाएगा ये x3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वी x1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x2 इंटू x1 प्लस x3। क्लियर। अब इसको देख लो, ये x2 और ये x2 कैंसिल हो जाएगा और ए बीटा इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर ए वी इंटू x1 होल डिवाइडेड बाई x1 प्लस x3 मिल गया। क्लियर हुआ। तो ये ओवरऑल उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पे ओवरऑल गेन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ओवरऑल गेन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया आपको ए वी, ठीक। तो ओवरऑल गेन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया आपको जैसे उसकी वैल्यू को मैं इक्वेट किया, ठीक है। अब इसको और करना चाहो तो अभी अभी मैंने बताया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 आप लोग लिख लिया करो इक्वल टू 0। मुझे x1 प्लस x3 चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर माइनस x2 होगा। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो ए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे ए वी इंटू x1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माइनस x2। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है, उस ऑक्सीलेटर के केस में पर्टिकुलर ऑक्सीलेशन पर्पस के लिए उसकी क्लोज लूप ओवरऑल गेन को क्या होना चाहिए ए वी इंटू x1 डिवाइडेड बाई x2। तो मैं हार्टले और कोलपिट जब लिया था तो ये एक्सप्रेशन सीधा सीधा उठाया था, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों इसको मैंने यहाँ से सीधा ले लिया था, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है तो कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन न करा करके मैं क्या लेता था, ये वाला ले लेता था, ठीक है। तो उसमें बस इतना ही बोलता था कि कोई भी हार्टले ऑक्सीलेटर या फिर कोई भी कोलपिट ऑक्सीलेटर या भी कोई भी बेसिक एलसी ऑक्सीलेटर जो है वो प्रॉपर सिग्नल का जनरेशन तभी करेगा जब उस ऑक्सीलेटर के फीडबैक नेटवर्क का टोटल रिएक्टेंस क्या होगा 0। तो जैसे ही मैंने इसके टोटल रिएक्टेंस को यहाँ पर 0 किया, टोटल रिएक्टेंस 0 होने से क्या हो गया, उसका ओवरऑल क्लोज लूप जो गेन है वो क्या हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव दैट मीन्स उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेज शिफ्ट है वो क्या हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री का एंगल होने से उन्होंने बार्कहाउसन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया और जैसे ही बार्कहाउसन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ वो ऑक्सीलेटर है वो प्रॉपर सिग्नल का जनरेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसी को मैं लेता था, इस एक्सप्रेशन को आज क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक एलसी ऑक्सीलेटर। तो x1, x2 और x3 की वैल्यू के बेसिस पर उसकी सिलेक्शंस के बेसिस पर बेसिक एलसी ऑक्सीलेटर दो टाइप का होता है, या तो हार्टले होता है या फिर कोलपिट होता है, उसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और ओवरऑल उस हार्टले और कोलपिट ऑक्सीलेटर में मैं इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया था और ये कहाँ से आया आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैसे इसकी वैल्यू को 0 करूँगा ये पूरा 0 हो जाएगा, इतना यहाँ से माइनस बचेंगे, ये माइनस और ये माइनस इक्वल होंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई होने से। तो जैसी ए बीटा की वैल्यू ये मिलेगा आपको, ए बीटा की वैल्यू ये मिलेगा और ए बीटा क्या है क्लोज लूप गेन, ओवरऑल उस क्लोज लूप पाथ पर ओवरऑल गेन। तो क्लोज लूप गेन का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव दिख रहा है मतलब क्या है उस क्लोज लूप
पाथ के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेस एंगल की वैल्यू कितना है, 360 डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो जैसे ही 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री का फेस शिफ्ट वो इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बारकहाउसन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर लेगा, और जैसे ही बारकहाउसन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे प्रॉपर सिग्नल का जनरेशन वो स्टार्ट कर देगा। तो हम इसमें हम इस बेसिक एलसी ऑक्सीलेटर के x1, x2 और x3 की वैल्यू को वेरी करके हम दो अदर टाइप के एलसी ऑक्सीलेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हार्टले और दूसरे को बोलते हैं कोलपिट। तो हार्टले और कोलपिट ऑक्सीलेटर ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है। अब इसको देखने के बाद आप उसमें जाइए, आपको और अच्छा क्लियर होगा। थैंक यू।